हे गाइस, वेलकम टू इक्लिप्स एजुकेशन। बीपीएससी प्रोजेक्ट मैनेजर सीरीज में आपका फिर से स्वागत है। तो इंडियन इकोनॉमी के तहत अगला चैप्टर हम लोग पढ़ेंगे ग्लोबलाइजेशन। ग्लोबलाइजेशन से रिलेटेड जो भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो सकते हैं वो पूरे डिटेलिंग के साथ हम लोग डिस्कस करेंगे, तो वीडियो के एंड तक बने रहिएगा। मेरा नाम है अभिषेक, इक्लिप्स एजुकेशन में आपका स्वागत है। ग्लोबलाइजेशन का सबसे पहला क्वेश्चन देखते हैं। ग्लोबलाइजेशन, जिसे हिंदी में हम लोग वैश्वीकरण बोलते हैं, उसमें वस्तुओं और सेवाओं के अलावा किसका मुक्त प्रवाह भी शामिल है, यानी कि कौन सा ऐसा आइटम होता है गुड्स एंड सर्विसेज के अलावा जो फ्रीली मूव करता है ग्लोबलाइजेशन के अंतर्गत। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, विचार, सूचना और तकनीक। तो वैश्वीकरण केवल गुड्स एंड सर्विसेज के व्यापार तक सीमित नहीं है, इससे कहीं ज्यादा ये एडवांस्ड है। इसमें विचार यानी आइडियाज, इंफॉर्मेशन, टेक्नोलॉजी, कैपिटल, यहाँ तक कि कुशल मानव संसाधन का देशों के बीच मुक्त आदान प्रदान भी शामिल होता है। अगला क्वेश्चन है, किस तिथि को नई औद्योगिक नीति की घोषणा की गई थी जो भारत में वैश्वीकरण की ओर एक निर्णायक बदलाव का प्रतीक था? यहाँ सवाल न्यू इंडस्ट्रियल पॉलिसी के अनाउंसमेंट डेट के बारे में है। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, 24 जुलाई 1991। देखिए, आर्थिक सुधार यानी कि ये जो इकोनॉमिक रिफॉर्म्स हैं उसको ऑफिशियली रूप से लॉन्च किया गया था 23 जुलाई 1991, लेकिन यहाँ न्यू इंडस्ट्रियल पॉलिसी के बारे में सवाल पूछा जा रहा, तो यह ठीक आर्थिक सुधार लॉन्च होने के एक दिन बाद इसको लॉन्च किया गया था, यानी 24 जुलाई 1991 को। अगला क्वेश्चन है, 1980 के दशक के अंत तक भारत के लिए अंतर्राष्ट्रीय संस्थानों से सहायता मांगने और संरचनात्मक सुधारों को लागू करने का प्राथमिक कारण क्या था? क्वेश्चन बहुत ही सिंपल है। ये पूछा जा रहा है कि इस दौरान यानी 1980 के दशक के दौरान हम लोग यानी भारतीय अर्थव्यवस्था, इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन जैसे आईएमएफ हो गए या फिर वर्ल्ड बैंक हो गए, उससे हमने सहायता मांगा और उसके बाद हमने अपने इकोनॉमी में स्ट्रक्चरल चेंजेस किए। उसका मेन रीजन क्या है? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, उच्च सरकारी उधारी और एक गंभीर राजकोषीय घाटा। देखिए, इस दौरान यानी 1980 के दशक के दौरान इंडियन इकोनॉमी को अस्थिर सरकारी उधारी के कारण बहुत ही ज्यादा प्रेशर झेलना पड़ा था, क्योंकि देखिए उस समय सरकार सब कुछ अपने कंट्रोल में ले रखी थी, सारा रिसोर्सेज वह खुद ही हैंडल करती थी, तो इसके कारण उतना रेवेन्यू जनरेट हो नहीं रहा था। इसीलिए जो रेवेन्यू एक्सपेंडिचर होता है उसके लिए सरकार बार बार उधारी ले रही थी, जिसके कारण बहुत ही मेजर फिस्कल डेफिसिट हुआ। दूसरा प्रॉब्लम एक और क्या था, विदेशी मुद्रा भंडार हमारे पास इतना कम हो गया था कि हम लोग आवश्यक आयात के लिए, वित्त पोषण के लिए भी संघर्ष कर रहे थे। अब ये विदेशी मुद्रा भंडार कम कैसे हो गया, यानी फॉरेन रिजर्व हमारे पास कम कैसे हो गया? तो हम लोग सिर्फ इंपोर्ट कराते थे, एक्सपोर्ट करते नहीं थे, क्योंकि उतना प्रोडक्शन था नहीं हमारा। और जब तक हम लोग एक्सपोर्ट नहीं करेंगे, हम लोग अपनी इकोनॉमी को ओपन नहीं करेंगे, तब तक हमारे पास फॉरेन करेंसी आएगी नहीं। और जो एसेंशियल गुड्स होते हैं जैसे क्रूड ऑयल, उसको इंपोर्ट कराने के लिए हमारे पास पैसे थे नहीं, हमें पे करना होगा फॉरेन करेंसी में, तो इसीलिए हम लोग इंटरनेशनल बॉडीज के पास गए थे। यही दो मेजर प्रॉब्लम थे 1980 के दशक के अंत तक। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 4, भारत में पहली पीढ़ी के सुधारों को अर्थव्यवस्था खोलने के लिए निम्नलिखित में से किस उपाय द्वारा पहचाना गया था? क्वेश्चन सिंपल वर्ड्स में अगर बोला जाए, जो हमारा फर्स्ट जनरेशन रिफॉर्म्स हुआ था 1991 के बाद, उसमें ऐसी कौन सी चारों ऑप्शन में से फीचर है जिससे यह पता चलता है कि वह इकोनॉमी ओपन करने का एक कैरेक्टरिस्टिक्स है? इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन सी, इंडस्ट्रियल लिबरलाइजेशन और ट्रेड रिफॉर्म्स, यानी कि व्यापार में बहुत ही व्यापक सुधार किए गए थे। तो अगर हम लोग फर्स्ट जनरेशन रिफॉर्म्स की बात करें तो इसको रेस्ट्रिक्टिव रेगुलेटरी वातावरण को समाप्त करने के लिए डिजाइन किया गया था, जिसके अंतर्गत प्रमुख कार्य में से औद्योगिक उदारीकरण यानी इंडस्ट्रियल को लिबरलाइज करना था। जैसे व्यवसाय शुरू करने या फिर विस्तार करने के लिए गवर्नमेंट लाइसेंस की आवश्यकता को कम किया गया और ट्रेड को लिबरल किया गया, यानी आयात नियंत्रण में ढील दिया गया। ये सब चीज शामिल थे। इसी के कारण हमारा इकोनॉमी जो है ओपन हुआ था। क्वेश्चन नंबर 5, फेरा की जगह लेने वाला फेमा, उसको ऑफिशियली कब लॉन्च किया गया था? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन डी, 1 जून वर्ष 2000। देखिए, फेरा और फेमा क्या होता है उसके बारे में हम लोग जानते हैं, लास्ट वीडियो में ही मैंने बहुत अच्छे से समझाया था, एक बार और उसको रिपीट कर देता हूं। तो फेरा का मतलब होता है फॉरेन एक्सचेंज रेगुलेशन एक्ट, और इसको लाया गया था वर्ष 1973 में। उस समय देखिए देश की क्या स्थिति थी, तो इसीलिए इसका उद्देश्य क्या था, भारत के सीमित विदेशी मुद्रा भंडार का संरक्षण करना, क्योंकि उस समय हमारे पास फॉरेन रिजर्व बहुत ही कम रहते थे, हम लोग सिर्फ इंपोर्ट कराते थे, एक्सपोर्ट करते नहीं थे। इसीलिए हमारे पास जो विदेशी मुद्रा भंडार थी बहुत ही सीमित थी, उसका संरक्षण करना जरूरी था, और विदेशी मुद्रा लेन देन पर कड़ा नियंत्रण रखना। अब दूसरा केस है, जब हमारा इकोनॉमी ओपन हो गया 1991 में एलपीजी रिफॉर्म्स के बाद,
तब हमें फॉरेन एक्सचेंज की ज़रूरत पड़ने लगी, हमारे देश में फॉरेन करेंसी की भी प्रभाव बढ़ गई। तो इसीलिए इसको अब मैनेज करना ज़रूरी था, इसको रेगुलेट करना ज़रूरी नहीं था। इसीलिए फॉरेन एक्सचेंज मैनेजमेंट एक्ट आया 1999 में, लेकिन इसको ऑफिशियली लागू किया गया 1 जून वर्ष 2000। इसका क्या उद्देश्य है? तो विदेशी व्यापार एवं भुगतान को सुगम बनाना तथा भारत में विदेशी मुद्रा बाजार के सुव्यवस्थित विकास को बढ़ावा देना। इसीलिए यह मैनेजमेंट एक्ट है। क्वेश्चन नंबर 6 है, सुधार युग के दौरान भारतीय कंपनियों पर व्यापार उदारीकरण का इच्छित प्रभाव क्या था? क्वेश्चन सिंपल भाषा में ये पूछा जा रहा है, जब हमारे इकोनॉमी में रिफॉर्म्स हुए थे यानी 1991 के दौरान, तो उस समय ट्रेड को लिबरलाइज किया गया था, यानी व्यापार को थोड़ा लिबरल किया गया था। तो ये ट्रेड को लिबरल करने से इंडियन फर्म्स पे उसका क्या असर पड़ा था? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, कंपटीशन के माध्यम से उन्हें गुणवत्ता और दक्षता में सुधार के लिए मजबूर करना, यह इसका उद्देश्य था। तो उस समय ट्रेड लिबरलाइजेशन के अलावा हमारी इकोनॉमी को ओपन किया गया था, यानी कि इंडियन इकोनॉमी को वर्ल्ड के इकोनॉमी के साथ इंटीग्रेट किया गया था। तो इसमें टैरिफ यानी शुल्क जो होता है वह कम किया गया, इंपोर्ट लाइसेंसिंग में ढील दिया गया, जिसके कारण हमारे देश में विदेशी जो गुड्स होते हैं उसका प्रभाव बढ़ गया, जिसके कारण इंडियन कंपनीज जो थे वह सीधे विदेशी कंपनीज के साथ कॉम्पीट करने लगे। इसका एक और उद्देश्य अगर हम लोग बोले रणनीतिक उद्देश्य, तो यह घरेलू एकाधिकार यानी कि डोमेस्टिक मोनोपोली जो होता है उसको खत्म करना था। और जो डोमेस्टिक कंपनीज होती हैं यानी इंडियन कंपनीज, उनको मॉडर्न टेक्नोलॉजी और बेहतर प्रबंधन प्रथाओं को अपनाने के लिए मजबूर करना था। इसीलिए ट्रेड को लिबरलाइज किया गया था। देखिए इससे क्या होता है, कंज्यूमर्स को फायदा हुआ। पहले हमारे पास जब हमारी इकोनॉमी ओपन नहीं हुई थी, हमारे पास लिमिटेड नंबर ऑफ गुड्स थे और उसके प्राइसेस भी इंडियन फर्म्स अपने अकॉर्डिंग रखते थे। लेकिन जब वर्ल्ड की इकोनॉमी ओपन कर दी गई थी तो यहाँ विदेशी सामान भी हमारे पास मिलने लगे थे। अब कंज्यूमर्स के पास बहुत ज़्यादा ऑप्शन है। जैसे आज के समय में अगर हम लोग मोबाइल फ़ोन खरीदने जाते हैं तो सिर्फ इंडियन ब्रांड नहीं बल्कि अक्रॉस द ग्लोब जो भी ब्रांड है वह हमें मिलते हैं। तो इंडियन कंपनी जो भी मोबाइल बना रही है वह अपने आप को सर्वाइव करने के लिए, उस कंपटीशन में सर्वाइव करने के लिए वह क्वालिटी को इम्प्रूव करेगी और प्राइस मैकेनिज्म को भी कंट्रोल करके रखेगी। इसीलिए वर्ल्ड कंपटीशन का सामना करके कई भारतीय कंपनी जीवित रहने और बढ़ने के लिए अपनी क्वालिटी को इम्प्रूव करते गए और अपनी जो एफिशिएंसी है उसको भी वह बढ़ाते गए ताकि वो कंपटीशन में सर्वाइव कर सके। क्वेश्चन नंबर 7, भारत में वैश्वीकरण की सबसे बड़ी सफलता की कहानियों में से कौन सा क्षेत्र उभरा जिससे देश एक प्रमुख वैश्विक सॉफ्टवेयर सेवा प्रदाता बन गया? तो ग्लोबलाइजेशन के दौरान इंडिया में ऐसा कौन सा सेक्टर सबसे ज्यादा सक्सेसफुल हुआ, तीनों सेक्टर में से प्राइमरी, सेकेंडरी और टर्शियरी, जिसके कारण हमारा देश वर्ल्ड में सॉफ्टवेयर सर्विसेज प्रोवाइड करने वाला सबसे बेस्ट डेस्टिनेशन बन गया? तो इसका आंसर आप सभी को पता है, इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन सी, क्योंकि सॉफ्टवेयर सर्विसेज सर्विस सेक्टर में आते हैं। तो वैश्विक मांग और भारत के कुशल कार्यबल के कारण इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी और बिजनेस प्रोसेस आउटसोर्सिंग यानी कि कॉल सेंटर असाधारण रूप से तेजी से बढ़े। सिर्फ यही दोनों सेक्टर नहीं बढ़े, इनके अलावा बैंकिंग, इंश्योरेंस, टेलीकॉम और टूरिज्म जैसे भी कुछ इंपॉर्टेंट सेक्टर्स राइज किए। तो इनके अलावा सबसे ज्यादा अगर कोई सर्विसेज राइज की है तो वह इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी और बीपीओ है, क्योंकि यहाँ की पॉपुलेशन आप देखिए, यहाँ पे स्किल्ड प्लस आपका मैन पावर बहुत ही चीप लेबर में आपको मिल जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 8, भारत में लघु उद्योगों पर वैश्वीकरण का महत्वपूर्ण नकारात्मक प्रभाव क्या रहा? तो ये ग्लोबलाइजेशन के कारण पॉजिटिव इंपैक्ट जहां पड़ा वहीं नेगेटिव इंपैक्ट भी हमें देखने को मिला। तो सवाल में ये पूछा जा रहा है जो स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज हैं उन पे नेगेटिव इंपैक्ट पड़ा इस ग्लोबलाइजेशन के कारण, तो वह कौन सा प्रभाव था? इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, गंभीर दबाव और सस्ते आयातित माल के साथ प्रतिस्पर्धा करने में असमर्थता, यानी कि जो स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज होती हैं उनके ऊपर बहुत ही ज़्यादा प्रेशर था और जो ये चीप इंपोर्टेड गुड्स होते हैं उनके साथ compete नहीं कर पा रहे थे स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज। देखिए लार्ज स्केल इंडस्ट्रीज के पास कैपिटल होता है, लेटेस्ट मशीनरी टेक्नोलॉजी होती है, तो वह फॉरेन गुड्स से वह compete कर सकती है, लेकिन स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज कहाँ से compete कर पाएगी? इसीलिए कई बार क्या होता था कि वैसे कंपनीज बंद हो जाती थी या फिर उनका सर्वाइवल बहुत ही मुश्किल हो जाता था। क्वेश्चन नंबर 9 देखते हैं, कृषि क्षेत्र में वैश्वीकरण ने कई भारतीय किसानों के लिए फसल उत्पादन के फोकस को कैसे बदला? तो सवाल में यह पूछा जा रहा है जब हमारी इकोनॉमी में रिफॉर्म्स किए गए थे यानी ग्लोबलाइजेशन किया गया तो कृषि क्षेत्र में जो किसान होते हैं उनका डायरेक्शन किस तरफ गया क्रॉप प्रोडक्शन में? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, निर्यात उन्मुख फसलें जैसे मसाले, फलों और फूलों का महत्व बढ़ा। पहले हम लोग सिर्फ सबसिस्टेंस फार्मिंग करते थे यानी कि निर्वाह खेती, जिसमें हम लोग अपनी पॉपुलेशन के जो नीड्स होते हैं, जितना जो डिमांड है उतना ही हम लोग उगाते थे, कोई एडिशनल हम लोग नहीं उगाते थे। लेकिन फिर जब हमारी इकोनॉमी ओपन हो गई तो हमारे किसानों ने देखा कि भैया दूसरे देश के लोग यहाँ के प्रोडक्ट्स खरीद रहे हैं, वहाँ पे ये चीज़ उगा नहीं सकते हैं,
तो हम लोग क्यों ना सबसिस्टेंस फार्मिंग से एक्सपोर्ट फार्मिंग पे ध्यान दें, ऐसे फसल उगाएं जो दूसरे देशों में भेजा जा सके और उससे हमारी इनकम जनरेट हो सके। इसीलिए यह डायरेक्शन चेंज हुआ था कृषि क्षेत्र में क्रॉप प्रोडक्शन को लेकर। क्वेश्चन नंबर 10 है, अगर सेशन में मजा रहा हो तो लाइक बटन दबा दें। रोजगार के संबंध में भारतीय कार्यबल पर वैश्वीकरण के प्रभाव की एक प्रमुख आलोचना क्या है? अगर एम्प्लॉयमेंट की बात करें तो इंडियन वर्कफोर्स पे ग्लोबलाइजेशन का कौन सा ऐसा प्रभाव पड़ा था और उसके लिए एक मेजर क्रिटिसिज्म किया गया है, वह क्रिटिसिज्म पूछा जा रहा है। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी। बहुत सारी जो जॉब्स थे वह कॉन्ट्रैक्चुअल हो गए और इनसिक्योर हो गए। तो ये जो मेजर रिफॉर्म्स हुए थे, एलपीजी रिफॉर्म्स 1991 में हुए थे, जहां पे सरकार का रोल बहुत ही कम हो गया था और यहाँ पे मार्केट इकोनॉमी आ गई थी। लेकिन इससे पहले हमारे देश की स्थिति क्या थी? गवर्नमेंट ही सारा चीज पे कंट्रोल रखती थी, सारा रिसोर्सेज वही अपने मैनेज करती थी, सारे गुड्स एंड सर्विसेज वो खुद ही प्रोड्यूस करती थी, जिसके कारण बहुत सारे पीएसयूज थे यानी पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग्स, और उसमें जो एम्प्लॉयमेंट है वो जाहिर सा बात है गवर्नमेंट एम्प्लॉय रहेंगे तो उनका जो जॉब है वह सिक्योर रहता था और परमानेंट नेचर का रहता था। और 1991 के बाद क्या हुआ? सरकार का रोल घट गया और प्राइवेट सेक्टर ज्यादा एम्फेसाइज होने लगा, क्योंकि जाहिर सा बात है यह एक बहुत बड़ी उस समय डिसीजन थी। तो उसके कारण क्या हुआ, जो जॉब्स थे वह अब परमानेंट नेचर के नहीं रहे, कॉन्ट्रैक्चुअल हो गए और इनसिक्योर हो गए। मतलब कि नौकरी से कभी भी आपको निकाला जा सकता है, लेकिन प्राइवेट जॉब्स में या फिर कॉन्ट्रैक्चुअल जॉब्स में इतना भी आसान नहीं होता कि आपको तुरंत निकाल दिया जाएगा। उसमें भी आपको अगर कुछ आप ब्लंडर करते हैं तब आपको मौका दिया जाता है, लेकिन ऐसा नहीं है कि आज आप काम कर रहे हैं और शाम में बोल दिया जाएगा कि भैया बोरिया बिस्तर बंद कर दीजिए। हाँ, यहाँ पे ये हुआ कि वह जॉब्स कॉन्ट्रैक्चुअल हो गए, अभी भी हम लोग देख सकते हैं। तो इससे ऑर्गेनाइजेशन का फायदा है और इससे एम्प्लॉयमेंट भी बढ़ा है। क्वेश्चन नंबर 11 देखते हैं, वैश्वीकरण ने भारतीय उपभोक्ताओं के कल्याण और विकल्पों को कैसे प्रभावित किया? तो देखिए, इंडियन कंज्यूमर्स को फायदा तो हुआ था ग्लोबलाइजेशन का, लेकिन वह किस तरीके से, सवाल में वही पूछा जा रहा। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी। उत्पाद की गुणवत्ता में सुधार हुआ और विदेशी ब्रांडों के साथ विविधता बढ़ी। अब हमारे पास यानी इंडियन कंज्यूमर्स के पास जो भी प्रोडक्ट्स मिल रहे हैं, चाहे वो इंडियन मेड हो या फिर फॉरेन मेड हो, उसकी क्वालिटी इंप्रूव कर गई और साथ ही हमारे पास बहुत ज़्यादा चॉइसेस हो गए, जिसके कारण प्राइस कंपटीशन जो रहता है वह मेंटेन रहता है। ऐसा नहीं कि बहुत ही महंगा कोई चीज़ मिल सकता है, वो मोनोपोली में होता है। लेकिन यहाँ पे जब बहुत सारे मैन्युफैक्चरर्स हैं तब जाहिर सा बात है वो प्राइसेस कंज्यूमर फ्रेंडली ही रहेंगे। आप सिंपल सा किसी गुड्स की बात करिए, अगर हम लोग टूथपेस्ट की बात करते हैं तो हमारे पास कई सारे ब्रांड के टूथपेस्ट हैं और सभी का क्वालिटी अच्छा ही होता है। जिसकी क्वालिटी खराब है वह हम लोग रिजेक्ट कर देते हैं, लेकिन हमारे सामने बहुत सारे ऑप्शंस हो गए। मोबाइल फ़ोन की बात करिए, वह 10,000 से लेके 2 लाख तक के मोबाइल फ़ोन्स हैं। सर्विसेज में आप मूवी थिएटर ले लीजिए, पहले हमारे पास एकमात्र सिनेमा घर होता था जिसमें एक ही स्क्रीन है और सीट्स का भी आप हाल देखते हैं, हॉल की स्थिति देखते थे, पहले हम लोग हॉल बोलते थे। लेकिन अब जब इंटरनेशनल ब्रांड आए, आईमैक्स, पीवीआर, ये सब आए, तो हमारे पास चॉइसेस बढ़ गए। अब आपके पास जैसा पैसा है उस हिसाब से आप उस सर्विसेज को अवेल कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 12 देखते हैं, आर्थिक संवेदनशीलता के संदर्भ में निम्नलिखित में से किसे वैश्वीकरण के नकारात्मक प्रभाव के रूप में कोट किया गया है? तो ग्लोबलाइजेशन के बारे में जैसा कि मैंने बताया, उसके अगर हम पॉजिटिव इंपैक्ट थे तो निगेटिव इंपैक्ट भी थे। यहाँ सवाल निगेटिव इंपैक्ट के बारे में पूछा जा रहा है। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन सी, अर्थव्यवस्था को अंतर्राष्ट्रीय झटकों के प्रति अधिक संवेदनशील बनाना। देखिए, ये कहने का मतलब क्या है? ग्लोबलाइजेशन के पहले क्या था? हमारी इकोनॉमी किसी दूसरे के साथ जुड़ी हुई नहीं थी, मतलब हम लोग लेन देन नहीं करते थे, व्यापार नहीं करते थे। लेकिन ग्लोबलाइजेशन के बाद क्या हुआ? हमारी इकोनॉमी वर्ल्ड के इकोनॉमी के साथ इंटीग्रेट कर गई। तो अगर किसी तरीके का बाहरी इकोनॉमी में हलचल होता है, यानी कि किसी तरीके का इकोनॉमिक इंस्टेबिलिटी आता है उस इकोनॉमी में, तो हमारी इकोनॉमी भी प्रभावित होती है। जैसे उदाहरण के तौर पे आप मंदी ले लीजिए, यूएसए की मार्केट अगर डाउन होती है तो यहाँ का सेंसेक्स या फिर यहाँ का स्टॉक मार्केट तुरंत अफेक्टेड हो जाता है। अगर हम लोग 2008-9 की बात करें, जब सब प्राइम क्राइसिस आई थी, उस समय क्या हुआ था? इंडिया में बहुत सारे लोगों की नौकरी गई थी मंदी के कारण। तो सवाल में यही पूछा जा रहा है कि ग्लोबलाइजेशन का इकोनॉमी पे कौन सा निगेटिव इंपैक्ट पड़ा है। क्वेश्चन नंबर 13 देखते हैं, क्रिटिक्स के अनुसार वैश्वीकरण ने भारत में आय के वितरण को कैसे प्रभावित किया है? तो देखिए, क्रिटिक्स का मतलब होता है जो किसी चीज की आलोचना करते हैं। तो उन्होंने वैश्वीकरण की आलोचना की है किस संदर्भ में? भारत के इनकम के डिस्ट्रीब्यूशन के बारे में, उसको कैसे प्रभावित किया है। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी। देखिए, इससे क्या हुआ? उच्च कुशल और कम कुशल जो श्रमिक होते हैं उनके बीच में असमानता बढ़ी, क्योंकि ग्लोबलाइजेशन के कारण, जैसा कि एक क्वेश्चन हमने डिस्कस किया था, बड़े फर्म्स यानी कि जो लार्ज स्केल इंडस्ट्रीज होते हैं वह तो सर्वाइव किए हैं, वो सक्सेस किए हैं, लेकिन वही स्मॉल स्केल जो इंडस्ट्रीज थे उनका सर्वाइवल काफी मुश्किल हो गया।
तो इन दोनों के बीच में गैप बढ़ गया इस ग्लोबलाइजेशन के कारण। और अगर हम लोग मैन पावर की बात करें तो हाई स्किल्ड मैन पावर और लो स्किल्ड मैन पावर के बीच में गैप और बढ़ गया, क्योंकि अब क्या है, रिक्वायरमेंट हाई स्किल्ड मैन पावर की है, लो स्किल्ड वालों की कोई जरूरत नहीं है। तो एक कोड भी मैंने यहाँ मेंशन किया है कि आर्थिक विकास स्वतः ही समावेशी विकास में परिवर्तित नहीं होता, इसीलिए उसको समावेशी विकास में तब्दील करने के लिए, यानी कि सबका विकास हो इस वैश्वीकरण के युग में, सरकार कई सारी स्कीम्स लाती हैं, जिसमें यह वल्नरेबल जो सेक्शंस होते हैं, यानी लो स्किल्ड जो लेबर्स होते हैं, उनको टारगेट किया जाता है। कई सारे इससे रिलेटेड स्कीम्स हैं। क्वेश्चन नंबर 14 देखते हैं। आर्थिक स्थिरता के अलावा 1991 के सुधारों के मुख्य उद्देश्यों में से एक क्या था? तो सवाल में ये पूछा जा रहा है कि ये जो 1991 का रिफॉर्म्स था उसमें सिर्फ इकोनॉमिक स्टेबिलिटी नहीं लाना था, बल्कि उनके अलावा कुछ और भी उद्देश्य था हमारा। वह कौन सी उद्देश्य थी? इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, विदेशी निवेश को आकर्षित करना, यानी कि फॉरेन इन्वेस्टमेंट को अट्रैक्ट करना। तो ये कैसे हमने किया? अर्थव्यवस्था को उदार बनाकर, यानी लिबरल बनाकर, और नौकरशाही बाधाओं को कम कर कर। तो देखिए, नौकरशाही यानी कि ब्यूरोक्रेट्स, आईएएस जो होते हैं एडमिनिस्ट्रेटिव डिपार्टमेंट में, उनको कम किया गया। सारा चीज वही पहले कंट्रोल करते थे, क्योंकि 1991 के पहले क्या थी, सरकार ही सारा रिसोर्सेज को कंट्रोल करती थी। बहुत सारे पीएसयू सेटअप थे, तो इसका पीएसयू का मतलब क्या हुआ, सरकार के कंट्रोल में है। कोई भी चीज वो सरकार ही बना रही है, इन पीएसयू के माध्यम से ही बनाया जाता था। तो इसमें जो हाई लेवल के एम्प्लॉय होते थे वह नौकरशाह यानी कि ब्यूरोक्रेट्स होते थे, सारा कुछ ये कंट्रोल करते थे। लेकिन जब इकोनॉमिक रिफॉर्म्स हुआ 1991 के बाद, तो सरकार का रोल घट गया और प्राइवेट सेक्टर का पार्टिसिपेशन बढ़ गया। तो वहां पे ब्यूरोक्रेट्स का रोल कम हो गया, जिसके कारण फॉरेन इन्वेस्टमेंट अब अट्रैक्ट होने लगे। इसके कारण क्या हुआ, इंडियन इंडस्ट्रीज में मॉडर्नाइजेशन और ओवरऑल डेवलपमेंट और कंपटीशन में सुधार के लिए आवश्यक था। क्वेश्चन नंबर 15 और ये सीरीज का लास्ट क्वेश्चन है। 1991 के बाद निम्नलिखित में से कौन भारत में बाजार प्रतिस्पर्धा यानी मार्केट कंपटीशन में बदलाव का वर्णन करता है? तो देखिए, ये हमें पता है 1991 के बाद प्राइवेटाइजेशन हुआ था, जिसके कारण प्राइवेट सेक्टर्स इन्वॉल्व हुए थे, और मार्केट कंपटीशन में जो चेंजेस लाए थे वो सबसे बेस्ट इन चारों स्टेटमेंट में से कौन सा स्टेटमेंट डिफाइन करता है? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, विदेशी कंपनियों के प्रवेश के कारण बाजार प्रतिस्पर्धा तेज हो गई। यानी कि जो मार्केट कंपटीशन है, मार्केट में कंपटीशन का लेवल बहुत ही ज्यादा बढ़ गया था। इसका सबसे मेन रीजन क्या था, जो फॉरेन कंपनीज थे वह कोई गुड्स एंड सर्विसेज बना रहे हैं, उसकी क्वालिटी बहुत ही बेहतर होती थी। तो उसको कॉम्पीट करने के लिए इंडियन कंपनीज भी वही क्वालिटी को इंप्रूव करना चाहती। तो चलिए, यहाँ कंप्लीट हो गया हमारा इंडियन इकोनॉमी का ग्लोबलाइजेशन चैप्टर। बहुत ही जल्द मिलते हैं किसी नए टॉपिक के साथ। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग। प्लीज सब्सक्राइब, शेयर और लाइक करना ना भूलें।